तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स। इट इज़ बेसिकली थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। तो थ्योरी भी इसमें अच्छी खासी आएगी और न्यूमेरिकल्स भी इसमें अच्छे खासे आएंगे। सो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझना। बेसिकली ये ऑनलाइन मतलब वीडियो वाला चैप्टर नहीं है। इट इज़ अ क्वाइट टफ चैप्टर। मतलब न्यूमेरिकल्स तो इसकी ईजी आते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल है, पर समझने में टाइम लगता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और अगर जो चीज़ नहीं समझ आएंगी वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तब जाके समझ आएगी। फिर भी नहीं समझ आएगी तो आप मेरे को मैसेज करेंगे एंड आई विल हेल्प यू कि मैं आपको कॉल करके या किसी भी तरीके से 2-3 बच्चों को इकट्ठा कंबाइन करके जूम पे एक्सप्लेन करूँ। जो भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया या मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप साथ साथ वीडियोज़ देखिए। बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स 7, 8 एंड 9 इन मैक्रो एंड 8, 9 एंड 10 इन इंडियन इकोनॉमी। टोटल 6 चैप्टर बचे हैं, 3 इसमें और 3 उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैक्रो का, एक इंडियन इकोनॉमी का, एक मैक्रो का, एक इंडियन इकोनॉमी का। ये मैंने सोचा है क्योंकि हो गया कॉन्टिन्यूसली इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स करके कुछ काम करते रहेंगे साथ साथ, और जब इसका होमवर्क मिलेगा तो आप होमवर्क करते रहिए। साइड बाय साइड हम इंडियन इकोनॉमी एक चैप्टर कर लेंगे साथ साथ। तो कंबाइंड क्लासेस चलेंगी। एग्रीगेट डिमांड, तो हमारा टारगेट ये कि नवंबर में 3 चैप्टर एंड दिसंबर में 3 चैप्टर करके हो जाए। एंड साइड बाय साइड आपके टेस्ट भी होंगे। एक मंडे को टेस्ट रखा है, फिर अगले मंडे फिर टेस्ट होगा। अब हर वीक आपके टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड से क्या, हमने क्लास 11th में डिमांड चैप्टर बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ा था। हमने उसमें देखा था इफ़ अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है एंड उसकी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल। ठीक है। और अगर प्राइस घटती है देन डिमांड इसकी राइजेस। तो बेसिकली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन एन इकोनॉमी। बट ये हमने माइक्रो के अंदर पढ़ा था और ये इंडिविजुअल डिमांड की बात हुई थी, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, सिर्फ एक कमोडिटी या थोड़ी सी कमोडिटीज, एक मार्केट की बात हुई थी। अब हमने जो 12th में पढ़ना है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। दैट डिपेंड्स रिलेट्स विद एग्रीगेट डिमांड की, पूरी इंडिया की नेशनल डिमांड। अभी इससे पिछला चैप्टर आपने जीडीपी वाला पढ़ा है, जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में डिमांड क्या रोल प्ले करती है, तो आप खुद अपना आइडिया लगा के सोचो कि डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेशनल इनकम के लिए। अगर चीज़ों की डिमांड होगी तो ही वो बिकेंगी और तो ही वो बनेंगी। अगर उसकी डिमांड है तो बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अब जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, कौन बेवकूफ़ बंदा होगा, कौन पागल बंदा होगा उसकी फैक्ट्री लगा के बैठ जाए मैं तो ये बेचूंगा, ऐसा तो नहीं होता। जिस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ की फैक्ट्री खुलेगी। आप एक काम खोलना चाहते हो, मान लो आपने अभी 25-26 ईयर्स के हो गए एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो। आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप देखोगे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, ताकि मेरी दुकान या मेरी फैक्ट्री खुलती चलना शुरू हो जाए, क्योंकि मेरी चीज़ें बिकेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल। चीज़ें बिकेंगी, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, काम चलना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे या ऐसी चीज़ की दुकान या फैक्ट्री नहीं खोलोगे जिसकी डिमांड नहीं है। तो डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिमांड से ही सेल आती है, सेल से ही सप्लाई आती है। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है, सीधी सी बात है। सप्लाई भी उसी चीज़ की होगी, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर सप्लाई उस चीज़ की करता है जिस चीज़ की मार्केट में क्या है, डिमांड। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो हो गया आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स इनको डिटरमाइन करते हैं, और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है आपने, क्योंकि ये चैप्टर के ऊपर बेस्ड चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 है। इसके न्यूमेरिकल्स वहाँ भी यूज़ होंगे और इसके फॉर्मूलाज वहाँ भी यूज़ होंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। एग्रीगेट अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। एग्रीगेट पे सबसे जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखिए, बाकी मैं आपको पिक्स भेज दूंगा। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ, कह रहा है एग्रीगेट डिमांड जिसको हम एडी भी कहते हैं, वो क्या होती है, टोटल वैल्यू। अब ये एग्रीगेट वर्ड को याद रखना, ये एक मार्केट डिमांड नहीं है। मार्केट डिमांड 11 में कर चुके हैं। पर्टिकुलर एक मार्केट को जो रेफर करती है, जो डिटरमाइन करती है कि प्रॉपर एक मार्केट होगी, दिल्ली की मार्केट, तिलक नगर की मार्केट, पूरे यूपी की मार्केट वगैरह वगैरह, ये उससे बात नहीं करी। एग्रीगेट मीन्स नेशनल डिमांड, पूरे इंडिया की डिमांड।
तो टोटल वैल्यू ऑफ किसकी, फाइनल, यहां फाइनल बात हो रही है, ध्यान से रखना, मैं जो जो चीज लिखूंगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all sectors of economy are planning to buy at a given level of income during a period of accounting year. Total value of final goods and services bought by या willing to buy, जो सारे sectors of economy buy करना चाहते हैं। अब आप पूछोगे सर ये सारे सेक्टर्स क्या हो गए? सारे सेक्टर्स आपको पता है, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है आपका टेरिशरी सेक्टर। ठीक है, ये हम 11th में भी पढ़ चुके हैं और 12th में भी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कि सारे सेक्टर, हर वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, जो सारे देश में लोग खरीदना चाहते हैं, क्या, फाइनल गुड्स, रॉ मटेरियल नहीं, स्टॉक नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, फ्यूल नहीं, रॉ मटेरियल, जिस चीज, जो आपके इनपुट्स होते हैं ना चीजों को बनाने के लिए, फैक्ट्री में इनपुट्स यूज करते हो कि फाइनल गुड्स निकले, इनपुट्स की बात नहीं हो रही। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है ओनली एंड ओनली आउटपुट्स। तो ये आप लोग कॉपी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्टकट्स जो मैं बनाता हूँ ये आपके रिवीजन नोट्स हैं जी, और ये आपको आगे आपकी पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा और इसको प्लीज़ लिखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद कह रहा है वो, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू इंकर ड्यूरिंग अ पीरियड। मतलब कि जो हम खरीदना चाहते हैं एंड वी आर ऑल्सो एबल टू परचेज इट, जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं और हम खरीद सकते हैं, वो हमारी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड। तो ऑब्वियस बात है यार, जो हम खरीदना चाहते हैं और हम खरीद सकते हैं तो हम खरीद ही लेंगे ना। तो बेसिकली क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड को हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। पहला फॉर्मूला आपका, ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड को अदर वर्ड्स में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहा जा सकता है। आपने एक फॉर्मूले का पेज बनाना जिसके अंदर एक या दो फॉर्मूले, सॉरी एक दो पेज छोड़ दीजिए, ये दो पेज बना लीजिए एट द लास्ट ऑफ द रजिस्टर या कहीं भी बीच में, जहां आपको इजीली मिल जाए सारे फॉर्मूलेज। लास्ट में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इजीली पेज पलटा मिल गया। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है, जितना आप खर्चा करते हो वही आपकी डिमांड है। आप अब आज लेके आए, आपकी डिमांड है 5 किलो चीनी, आप विलिंग हो 5 किलो चीनी लेने के लिए और आप एबल भी हो 5 किलो चीनी लेने के लिए, तो आपकी विलिंगनेस है चीनी लेने की और आपकी एबिलिटी भी है तो अब ले लोगे ना। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया कितना, 5 किलो चीनी। तो एक्सपेंडिचर और डिमांड एक ही बात होती है इकोनॉमिक्स में, ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं, अब आते हैं जी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के। एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डालनी पड़ती है ताकि हमारा आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो एग्रीगेट डिमांड में डाली जाएगी वो है जी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपके जब न्यूमेरिकल्स आते हैं फिर आप मेरे से पूछते हो सर प्राइवेट कंजम्पशन या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फॉर्मूला बनेंगे AD प्लस इज इक्वल टू C प्लस I वगैरह वगैरह। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि नाम बताता है ये घरेलू खर्चा आपके, मतलब पूरे देश के जितने भी घर हैं, डोमेस्टिक खर्चा, घरों में क्या क्या सामान खरीदना है आपने, राशन, बिजली, पानी, फ़ोन, पेट्रोल, गाड़ी वगैरह वगैरह, अपना कपड़े। ठीक है, तो जितना भी आपके घर का खर्चा है, आपके अकेले के घर का खर्चा नहीं, पूरे इंडिया के नेशन के घर के खर्चे सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं सी। क्योंकि एक्सपेंडिचर या डिमांड एक ही बात हो रही है ना, तो आप बुक में अपनी मार्क भी कर लेंगे। अच्छा,
ये जो इन्फ्लुएंस, अभी पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये इन्फ्लुएंस होता है डिस्पोजेबल इनकम. नाउ व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन. ये जो डिपेंड होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम. अब व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? जो इनकम आप कमाते हो और जो खर्च करने को तैयार हो, सारे फैक्टर्स है. जैसे मैं एक ट्यूटर भी हूँ, मैं मॉर्निंग में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरी 2 इनकम्स होगी, ठीक है. और आने वाले टाइम में मैं एक न्यू यूट्यूब चैनल खोलूँगा तो मेरी 3 इनकम्स हो जाएंगी, क्योंकि मैं कॉलेज का काम छोड़ दूंगा, खाली मैं यहाँ पे एक बड़ा बोर्ड लेके यूट्यूब चैनल पढ़ाऊँगा बच्चों को, शाम को यहाँ पे, दिन में अपनी वीडियोज़ बना के नया चैनल खोला जाएगा. तो जितने भी आपके या मेरी वाइफ भी एक टीचर है, मेरे बच्चा भी कमाता है, ठीक है, मेरे घर में 4 या 5 बंदे मान लो कमाने वाले फॉर एग्जांपल. तो जितने भी सोर्सेज से आपको इनकम आ रही, जितने भी सोर्सेज आपके घर की इनकम, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट मेरी इनकम नहीं है, हाउस होल्ड, मेरे घर की जितने भी लोग कमाने वाले हैं, सारी इनकम आ गई. अब वो सारी इनकम में कितनी इनकम आप खर्च करोगे और सेव करोगे, मतलब जो इनकम आपके पास रेडी है खर्च करने के लिए और सेव करने के लिए, उसे बोला जाएगा डिस्पोजेबल इनकम. तो आप बोलोगे सर जितने भी आपकी इनकम है या आपकी जो पर मंथ सैलरी है वो सारी डिस्पोजेबल इनकम होगी. ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ, ठीक है, लेकिन मैंने अपना घर किस्तों पे लिया और मेरी गाड़ी की किस्तों पे है, तो वो तो जाएगी ना. तो इसमें से मेरी जो घर की EMI जाएगी 10,000 पर मंथ, जो घर की EMI जाएगी, और 5,000 पर मंथ मान लो कार की EMI जाएगी. ये मैंने 2 चीजें ली हुई है, अभी इसकी किस्तें चल रही है. क्या मैं ये 50,000 पूरे खर्च कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये EMI तो बैंक को देनी है, वरना बैंक मेरी गाड़ी उठा के ले जाएगा, मेरा घर को ऑक्शन कर देगा. तो इसको देने के बाद क्या बचा? 35,000. ये क्या मैं सारा खर्च दूं? बिल्कुल नहीं. इसमें से कुछ एक्सपेंसेस होते हैं फिक्स्ड. कौन से फिक्स्ड? बच्चे की स्कूल की फीस देनी पड़ेगी जी, इंश्योरेंस अगर ले रखी है इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, वो तो मेडिक्लेम कर रखा है मेडिक्लेम देनी पड़ेगी. कुछ इसमें मान लो 10,000 रुपए के फिक्स्ड एक्सपेंसेस मान लो, ये तो करने ही करने हैं ना. अच्छा ये तो देखो 1, 2 और 3 ये वो वाले एक्सपेंडिचर है, चाहे आपकी इनकम आज 0 हो जाए तब भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने तो ले लिया. अब मान लो आपकी किस्तें चल रही थी और लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में आप 3 महीने काम पे नहीं गए और आपको काम की सैलरी भी नहीं मिली, तो क्या जब 3 महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी आप EMI नहीं दोगे, आप गाड़ी की किस्त नहीं भरोगे, आप बच्चे के स्कूल की फीस नहीं भरोगे? क्या आप सब कुछ भरोगे, चाहे आपकी इनकम 0 है. तो ये कुछ खर्चे हैं, ये आपको देने पड़ेंगे, तो ये आपके डिस्पोजेबल इनकम में नहीं आएंगे. अब जो बाकी बच गया इसका आप क्या करोगे? इसमें भैया आप अपना राशन डालोगे, कपड़े खरीदोगे, घर के फ़ोन के बिल भरोगे, वगैरह 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 वगैरह, और जो पैसे खर्चने के बाद बच जाएंगे उसको आप कर दोगे सेव. ठीक है, तो ये इसमें से आप करोगे एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा करोगे, प्लस आप अपना सेव करोगे. तो इस इनकम को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम. सो पॉज द वीडियो, इतना पोर्शन नोट करो, क्योंकि ये तो लिखा रहेगा, मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूंगा. और ये कहाँ पे लिखना है? इसके ऊपर आपने हेडिंग डालनी है ये, दिस इज योर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नीचे, क्योंकि ये फ्लो चार्ट तो अलग बनेगा, बट मैं एक एक पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट आने एग्रीगेट डिमांड के नीचे, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा ना. तो आपने क्या करना है, ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसकी हेडिंग है आपकी C, ये C के नीचे आप डाल सकते हो, ताकि आपको जब रिवाइज करोगे ना, जब ये चैप्टर, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है ऑनलाइन में, हम नोट्स बना के आपको दे रहे हैं, कई बच्चे तो लिख रहे हैं, कई बच्चे लिख नहीं रहे, कई लिखते हैं आधा, कई छोड़ देते हैं कि हाँ हम फिर दोबारा वीडियो, कई स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट कहाँ चला जाता है पता ही नहीं होता. फिर जब रिवाइज करने का टाइम आता है पेपर के टाइम पे, तो होता क्या है, ये चीज़ तो होती नहीं. ठीक है, फिर आप बुक में से थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी में आ जाएगा वर्ड डिस्पोजेबल इनकम. अब दिमाग में, थ्योरी में तो इंग्लिश में लिखा है ना, इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग, खर्चा करने के लिए इनकम अवेलेबल.
क्या आपको इस खर्चा, इनकम फॉर स्पेंडिंग, इनकम अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, सारी बात क्लियर हो जाएगी? नहीं, सारी बात क्लियर होगी यहाँ कि ये आपकी सैलरी है, ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, इसके बाद ये जो आपकी इनकम बचती है, दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ से कहानी क्लियर होती है। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि हम यहाँ पे आपके सामने नहीं बैठे फेस टू फेस। अपना ख्याल खुद रखो, प्लीज़ इसको नोट करो। फिर हम आगे चलते हैं। आपको, आई होप आपको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ आ गया होगा कि ये वो खर्चा है जो हमने करना है, चाहे इनकम हो, सॉरी, ये वो खर्चा है जो हमारी डिमांड है और हम खर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला देखो, ये तो होगी डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा? जब मेरी सैलरी, मान लो मेरी सैलरी बढ़ती है, अच्छा इनकम मान लेते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़े तो ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? ये भी बढ़ेगी, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सिंपल, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और इनकम घटेगी तो एक्सपेंडिचर भी मेरा घटेगा। ठीक है, मैं डिस्पोजेबल इनकम या ये टोटल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो खर्चे हैं, इनकम बढ़े तब भी उतने रहेंगे, और इनकम घटे या इनकम जीरो हो जाए तब भी देने पड़ेंगे। तो इन खर्चों को बोला जाता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि ये खर्चे तो आपने देने ही देने हैं जी। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन या ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की जगह वर्ड लिख लो, ये आपको सूट करेगा, क्योंकि ये आगे आना है, आगे थ्योरी में आएगा। तो जो खर्चा आपको देना ही देना है, चाहे इनकम क्या होगी आपकी जीरो, तब भी आपको देने पड़ते हैं, फिक्स्ड खर्चे, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और जो आपके एक्स्ट्रा खर्चने के लिए इनकम रेडी टू स्पेंड या सेव, वो होती है डिस्पोजेबल। यहां आप लिख सकते हो रेडी टू स्पेंड, और यहां आप लिखते हो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ताकि आप जब रिवाइज करो आपको इमीडिएटली पता लग जाए व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक ईएमआई होम, ईएमआई कार, फिक्स स्कूल की फीस वगैरह। और यहां पे आगे डिस्पोजेबल इनकम रेडी टू स्पेंड, जो इनकम रेडी टू स्पेंड एंड सेव। तो ये आपकी डेफिनेशन अब समझ आ जाएगी। प्लीज इतना पोर्शन आप नोट करिए। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, पॉज द वीडियो एंड नोट द बोर्ड। अब सेकेंड एक्सपेंडिचर जो हमारा आता है, दैट इज डिमांड और एक्सपेंडिचर एक ही बात है, हम बता चुके हैं। सेकेंड एक्सपेंडिचर आएगा जी आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। अभी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जी? इन्वेस्टमेंट दो बंदे करेंगे, या तो आप खुद करोगे, प्राइवेट फर्म, सॉरी प्राइवेट हाउस होल्ड एज वेल एज फर्म्स। तो अगर फर्म्स है, फर्म्स कौन होती हैं? फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो फैक्ट्रीज का मालिक कौन होता है? एक प्राइवेट हाउस होल्ड ही तो होता है यार। मेरा घर है, मैं हाउस होल्ड हुआ, मेरी फैक्ट्री है तो मेरी फर्म भी हुई। तो हाउस होल्ड की ही तो फर्म होती है एक तरह से देखा जाए। ऐसा कोई बंदा तो नहीं होगा जिसकी फर्म होगा उसका घर नहीं होगा। हाँ जी, मैं तो फैक्ट्री का मालिक हूँ, अच्छा आप हाउस होल्ड हो? नहीं, मैं हाउस होल्ड नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री का मालिक हूँ, शाम के बाद घर जाता हूँ तो हाउस होल्ड बन जाता हूँ, ये तो समझ भी आता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, किसकी किसकी? हाउस होल्ड की भी और फर्म्स की भी। ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट। तो हाउस होल्ड की और सारी की सारी जितनी भी आपकी इस देश में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फर्म्स लगी हुई हैं, सबकी, ठीक है, सबकी इन्वेस्टमेंट। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आता क्या है? मान लो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या इन्वेस्टमेंट करेगा यार? हाउस होल्ड खरीदेगा लैंड, घर, जमीन खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने बच्चे के नाम जमीन करा सकता है, एफडी करा देगा वो बैंक में, बिल्डिंग खरीदेगा, घर, सिंपल सी बात है। गाड़ी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? तो ये सारी इन्वेस्टमेंट हुई हाउस होल्ड की। और फैक्ट्री वाला क्या इन्वेस्टमेंट करेगा? तो अकाउंट्स के बच्चे हो,
समझदार हो, प्यारे प्यारे हो, मशीनरी, ये भी लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल वगैरह एक्सेट्रा, कितनी सारी फिक्स, जितने भी फिक्स्ड एसेट आप पढ़ते हो अकाउंट्स में वो सारे आपके आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म्स की। तो हम इन्वेस्टमेंट में टोटल मान लेते हैं हाउस होल्ड की भी और फर्म्स की भी। पर एक बात आप ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक तो ऑटोनॉमस हो गया जो करना ही करना है, और एक होता है डिस्पोजेबल वाला कि जब इनकम बचेगी तो करेंगे। ठीक है, डिस्पोजेबल वाला वो होता है जो इनकम बचेगी, रेडी टू स्पेंड एंड सेव। अगर सारी आपकी सैलरी ऑटोनॉमस में ही खत्म हो गई तो आप डिस्पोजेबल तो कोई खर्च कर नहीं सकते, तो ऑटोनॉमस तो करना ही करना। तो ऐसी ही कोई इन्वेस्टमेंट होती है जो ऑटोनॉमस हो। सोचो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ा दिया मैंने आपको, घर की ईएमआई दोगे, कार की ईएमआई दोगे वगैरह वगैरह। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोनॉमस होता है? जी हाँ होता है, कि आपकी सैलरी चाहे जीरो हो, मतलब ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब ये होता है कि इनकम आपकी कुछ भी नहीं है तब भी वो खर्चा करना है, तो वो ऑटोनॉमस हो गया। और इनकम आपकी कुछ भी नहीं है तब भी आपने वो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो ऐसा होता है जी, बिल्कुल होता है। मान लो आप एक घर में रहते हैं जो आपने खरीदा हुआ है, उस घर की कोई आपने कॉस्ट, जब आपने खरीदा था तो आपकी सैलरी थी कुछ ना कुछ, और आप ईएमआई भर के वो घर आपका हो गया, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। मान लो वो इन्वेस्टमेंट आपकी 100 रुपये की होगी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये मानते हैं कि आपका घर, ये 100 रुपये मत मान लो, 100 करोड़ मान लो, 100 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, 1 लाख मान लो, जो आपका मन करता है वो मान लो। छोटी यूनिट लेते हैं ताकि समझ आ जाए। आपने घर खरीदा हुआ है 100 रुपये का जिसके अंदर आप रहते हो, ठीक है। आपकी जब सैलरी थी तब आपने घर खरीदा था, आपने ईएमआई भर के घर को अपना कर लिया, 10 साल ईएमआई भरी, ईएमआई खत्म होगी, अब आपका पूरा घर आपका खुद का है। अब आपकी जॉब छूट गई और आपकी इनकम कितनी हो गई? जीरो। जॉब छूट गई, 5 महीने 6 महीने काम नहीं मिला, इनकम आपकी उस टाइम पे जीरो है। जब आपकी इनकम जीरो, क्या इन्वेस्टमेंट जीरो हुई? नहीं, अभी भी आप ये 100 रुपये वाले मकान के अंदर रह रहे हो, ठीक है ना। ओके, आपने कोई एफडी करा रखी थी बैंक में, आपकी इनकम जीरो हो गई, क्या एफडी जीरो हो गई? नहीं, ये वहीं की वहीं पड़ी है। आपका लैंड वहीं का वहीं पड़ा है, आपकी मशीनरी वहीं की वहीं पड़ी है। हाँ, आप ये करोगे कि जब आपकी इनकम जीरो है आप इन्वेस्टमेंट और नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कमाई है नहीं, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पहले तो आप ये करोगे ना, आपकी जब सैलरी जीरो है तो आपको सबसे पहले जो आपकी सैलरी जीरो है तो आपको ऑटोनोमस खर्चा भी करना है, डिस्पोजेबल भी करना है। डिस्पोजेबल क्यों करना है? रोटी तो खाओगे, वो डिस्पोजेबल में आता है। ऑटोनोमस में आएगा, स्कूल की फीस तो भरोगे। तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, वीडियो को रिपीट करके देखना 2 बार कम से कम, तब जाके बात समझ आएगी। ऑटोनॉमस खर्चे तो करने ही करने, चाहे इनकम जीरो हो चाहे नहीं, और डिस्पोजेबल भी थोड़े से तो करोगे, खाना महीने तो खाओगे, राशन तो डालोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी इन्वेस्टमेंट घट जाएगी, बट इनकम जब आपकी जीरो है तब भी जो आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो तो आपके साथ जिंदा है। तो मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो ऑटोनॉमस होती है, जो आपके साथ रहती है, चाहे आपकी इनकम कुछ है चाहे नहीं है। तो इस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और हमारे सिलेबस में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही है। हम अपने सिलेबस में इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड मान के, ऑटोनॉमस मतलब फिक्स्ड, हम अपने सिलेबस में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस मान के चलेंगे। पूरी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, हम जितने न्यूमेरिकल्स में ना इनकम बढ़ती रहेगी, मान लो इनकम जीरो है, फिर 10 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो उतनी रहेगी। मान लो जीरो पे 5, अब आप बोलोगे सर जीरो इनकम में तो 5 इन्वेस्टमेंट कैसे? अभी तो समझाया कि जब आपकी इनकम जीरो होगी, आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस आपके साथ रहेगी, तो ये वाली जो इनकम जीरो पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसे बोला जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, की ये आपके साथ है। जब आपकी इनकम बढ़ गई तब भी ये 5 रहेगी, तब भी ये 5 रहेगी, तब भी ये 5 रहेगी, इसको हम फिक्स्ड मानेंगे। जैसे हमने 11th के अंदर एक चैप्टर था प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट, फिर रेवेन्यू वगैरह वगैरह, उसमें हम एक लैंड था, एक लेबर था। लेबर को तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती थी लेबर को तो बढ़ाते थे हम, लेकिन लैंड को नहीं बढ़ाते। लैंड को फिक्स्ड एसेट मान के हम सेम लिखते थे, ठीक है। तो जैसे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर पड़ा था, तो ये आपका फिक्स फैक्टर मानेंगे फॉर 12th।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड मानेंगे फॉर आवर सिलेबस। तो जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगी कि आप उसी घर में रह रहे हो। जब आपकी इनकम 0 तब भी आप 5 रुपये वाले घर के अंदर रह रहे हो, इनकम 10 होगी तब भी 5 वाले घर में रह रहे हो, इनकम इतनी होगी तब भी 5 वाले घर में, या इन्वेस्टमेंट कर रखी या उसी गाड़ी में घूम रहे हो। ठीक है, कुछ भी मान के चल लो इसको। ठीक है, तो इसको आपने समझना है। पहला खर्चा हुआ घर का खर्चा, दूसरा खर्चा हुआ इन्वेस्टमेंट, कि आपने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, उसके बाद आता है जी गवर्नमेंट भी तो खर्चा करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं जी से, बट हमारे न्यूमेरिकल में इसको हम रेफर नहीं करते। हम टू मेक द थिंग्स इजी अपने न्यूमेरिकल में सिर्फ सी और आई को रेफर कर रहे हैं फिलहाल, कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घरों की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घरों का भी, फैक्ट्री का भी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी वो अभी हम सिलेबस में नहीं मेंटेन, वो नेशनल इनकम में लिया जाएगा अलग से, क्योंकि हम नेशनल इनकम नहीं निकाल रहे, सिर्फ डिमांड निकाल रहे हैं। और अपनी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को खाली डेफिनेशन, और इस सिलेबस में आपके खाली डेफिनेशन आएगी। जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, गवर्नमेंट दोनों खर्चे करती है जी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है, मतलब गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल, बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन का बिल वगैरह वगैरह, उनको घर के रेंट वगैरह देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स में क्या, गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्रियों में मशीनरी खरीदती है, गवर्नमेंट सड़कें बनाती है, गवर्नमेंट पुल बनाती है, गवर्नमेंट ट्रेन खरीदती है। तो ये उनके फिक्स खर्चे हो गए, फिक्स एसेट हो गए। और गवर्नमेंट छोटे मोटे खर्चे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है। तो मतलब गवर्नमेंट के अंदर दोनों आ जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों हम यहाँ पे अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसी के अंदर मान के चल लेंगे। ठीक है जी, अगला आता है जी नेट एक्सपोर्ट्स, कि जो हमारे देश में गुड्स बने, भाई हम डिमांड पढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या होती है, बाहर के देश के बंदे ने हमसे कुछ मांगा, मैंने यहाँ पे बल्ब्स बनाए बहुत अच्छी क्वालिटी के और मैंने बाहर बेच दिए, इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर क्यों बेचे, क्योंकि इंडिया के बाहर से ऑर्डर आया था, इसलिए। ऐसे थोड़ी होगा कि मैंने बनाया, हाँ जी जाके बेच दिए, मेरे बिक गए, ऐसे नहीं बिकते। इंडिया के बाहर से किसी बंदे ने, किसी क्लाइंट ने मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने उसको जाके बेचे। उसने मेरे को क्यों ऑर्डर दिया, क्योंकि उसको डिमांड थी। लेकिन गुड्स कहाँ बने, बल्ब कहाँ बने, मेरे देश में, मेरी फैक्ट्री में, दिल्ली के अंदर। तो जब दिल्ली में बना के आप बाहर बेच रहे हो तो वो आपकी एग्रीगेट डिमांड के अंदर आएगी। तो यहाँ पे आ जाता है जी आपका नेट एक्सपोर्ट्स, कि कितने एक्सपोर्ट्स किए। अब वही बात है, पिछले चैप्टर में नेट एक्सपोर्ट्स का आपको फॉर्मूला पता था, उसका फॉर्मूला होता है जी एक्सपोर्ट्स, जिसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं, एक्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये आपने लिखना है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। जितना आपने गुड्स बना के बाहर बेचा माइनस जितने गुड्स आपने मंगाए, इनको लेस करके जो डिफरेंस आएगा दैट कम्स इन योर एग्रीगेट डिमांड। तो ये 4 फैक्टर्स को मिला के हमारा बनता है एग्रीगेट डिमांड। बट टू मेक थिंग्स सिंपलर हम सिर्फ इन 2 को ही रेफर करते हैं। बेसिकली जो आपका फॉर्मूला बनेगा, मैं ऊपर मिटा के करता हूँ, ये नोट कर लो बेटा जी। बेसिकली जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये बन गया अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। बट हम अपने 12th के सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि खाली 12th के बाद भी आपको यही फॉर्मूला रहेगा, नहीं, 12th के बाद आपको पूरा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा कॉलेजेस हायर लेवल पे। ठीक है, बट अभी आप चीज़ों को आसान करने के लिए हम जो फॉर्मूला लेने वाले हैं वो सिर्फ लेंगे सी प्लस आई इन अवर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी मैं आपको इसका कर्व बना के दिखाऊंगा और आज की क्लास जो है वो कर्व पे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये आपका जी सेकंड फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट मैंने ये लिखवाया था, इसको आपने लिखना है, बट सेकंड इसको लिखना है क्योंकि इकट्ठे लिखोगे आप। और फॉर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल पर्पस आपको ये लर्न करना है, ये आपको थ्योरी पर्पस के लिए लर्न करना है, ये थ्योरी पर्पस के लिए, ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल्स के लिए, क्योंकि थ्योरी वाला भी लर्न करना जरूरी है। मान लो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो आपको जी, मान लो इसको इसमें को गायब कर दिया और यहाँ पे ब्लैंक लगा दिया तो आपको तो पता ही नहीं होगा। तो थ्योरी लर्न की होगी तो आपको पता है दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। प्लीज नोट दिस बोर्ड, पॉज द वीडियो, नोट दिस बोर्ड, फिर हम इसके ग्राफ शुरू करते हैं जी।
काम कर रहे हैं अभी, ग्राफ शुरू नहीं कर रहे हैं अभी, आप सिर्फ इतना ही पढ़ो, इसको रिवाइज करो, ढंग से समझो, क्योंकि ये ना हो फिर अगला टॉपिक थोड़ा सा और मुश्किल है ग्राफ वाला, तो कंफ्यूज हो जाओ। पहले इसको 2 से 3 बार ये वीडियो देखनी है आपने, 2 से 3 बार, कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स तो आप देखोगे, और 2 टाइम्स के बाद, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोई ज़्यादा होशियार ना बने कि सर हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमको तो एक बार में समझ आ गया। जो ये कह रहा है हमको समझ आ गया, उसको नहीं समझ आया, ये बात याद रखना, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूँगा ना, फिर आप लोग के डाउट्स निकलेंगे, सर ये नहीं आया, ये नहीं आया। प्लीज़ 2 बार 3 बार तो कम मैंने बोला, लेकिन कम से कम 2 बार तो कर्टेसी रखोगे, सर ने बोला है तो कुछ ज़रूरी बात होगी, बात मान लेते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कम से कम 2 बार आप देखेंगे वीडियो, इसलिए मैं आगे से कर्व नहीं बना रहा। अगली वीडियो में एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व दोनों इकट्ठे करा दूंगा, ताकि आपस में रिलेशन हो जाए। अगर आज मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व करा दूंगा तो वीडियो बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर अगली बार एग्रीगेट सप्लाई करूंगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे दोनों को, क्योंकि एक दिन का गैप हो जाएगा। तो प्लीज़ एग्रीगेट डिमांड ढंग से समझना है, रीड करना है, मैं मार्क करके दूंगा आपको, क्योंकि आज नया टॉपिक था, इंट्रो में काफ़ी टाइम लग गया। अब फ्लो में चैप्टर चलता रहेगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा और अब चैप्टर कंप्लीट करेंगे आप नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना पढ़ाया उसको प्लीज़ समझे ध्यान से, और जितना मैं लिखवा रहा हूँ कॉपी के अंदर, बुक के अंदर नहीं, कॉपी के अंदर हर चीज़ नोट करें, नोट्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, ताकि जब एग्जाम में रिवाइज करने का टाइम आए, तो ये सब आपके पास अवेलेबल हो। अगर मैं आपको प्रिंटेड नोट दूँ तो भी तो आप उसमें से स्टडी करोगे, तो फिलहाल मैं आपको नहीं दे रहा, तो आप इसको प्लीज़ 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 नोट करिए, ठीक है जी।